अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कई बार ऐसे होता है हमारे घरों में कि खाने के बाद जो रोटियां बच जाती हैं वो इकट्ठी करके रख देते हैं। कुछ लोग तो ये करते हैं कि उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसके बाद वो चिड़ियों को, परिंदों को डाल देते हैं। मेरे घर में तो ऐसे होता है, हम रोटियां नहीं बचने देते। जो रोटी बचेगी, छोटे टुकड़े बचेंगे, उनको छोटे पीस करेंगे और घर के टेरेस पे रख देंगे ताकि चिड़िया, कौवे, दूसरे परिंदे आके उन्हें खा जाए। लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि वो जो रोटियां बचती हैं या मुख्तलिफ होटलों वाले, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स वाले ये जो रोटियां बचती हैं ये बैक यार्ड पे रख देते हैं और वहाँ पे चूँकि प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती है। जब स्टोरेज प्रॉपर नहीं होती है, उधर बारिश का पानी पड़ा, उधर और नमी आई, कई और वजूहात की वजह से उन रोटियों पर फंगस नमूदार हो जाती है, जिसे हम उर्दू में फफूंदी कहते हैं और पंजाबी में उल्ली कहते हैं। ये नमूदार हो जाती है। अब ये जो फंगस नमूदार होती है, कभी आप गौर से देखें तो वो मुख्तलिफ अक़साम की होती है। उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है फ्यूजेरियम, वो है पेंसिलियम, वो है एस्परजिलस। अब ये जो फंगस है ये माइक्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है और अगर आप ये समझते हैं कि ये जो रोटियों पर फंगस लग गई है और ये हम दे देंगे उस फेरी वाले को जो यहाँ से आके रोटियाँ ले जाएगा और वहाँ से कुछ 4 पैसे आपको आ जाएंगे, तो बदकिस्मती से वो जो 4 पैसे आप उन फंगस वाली रोटियों से हासिल करेंगे उससे कई 100 गुना ज़्यादा बाद में आपको अपनी सेहत पर खर्च करने पड़ेंगे और फिर भी वैसी सेहत नहीं बनेगी। अब आप हैरान होंगे कि इन रोटियों के बेचने से हासिल होने वाले पैसे आपको सेहत पर कैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बात यह है कि ये रोटियां जब जाएंगी तो ये दूध देने वाले जानवरों को खिलाई जाएंगी और उसके बाद इसके असरात दूध देने वाले जानवरों पर भी मुरतब होंगे, उनके गोश्त पर भी मुरतब होंगे, उनके दूध पर भी मुरतब होंगे और वो घूम घुमा के फिर आप ही के घर वापस आएगा। अब ये जो माइकोटॉक्सिन है इसको हम बारी बारी डिस्कस करते जाते हैं कि जानवरों पर इसके क्या असरात होते हैं, उनके दूध पर क्या असरात मुरतब होते हैं और उस दूध को और गोश्त को खाने के बाद हम इंसानों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और फिर इसका हल क्या है। सबसे पहली चीज़ कि जब जानवरों की खुराक में ऐसी रोटियां चली जाती हैं जिनको फंगस लगी होती है या ऐसा वंडा चला जाता है या ऐसी खल चली जाती है जो खल बनौला होती है, ये मेरे देहात में रहने वाले दोस्त बखूबी आगाह हैं उससे कि वो खल क्या चीज़ होती है और वो इस बात की गवाही देंगे कि उनके घरों में बाज़ औक़ात जो खल बनौला होती है जो वो अपने जानवरों को खिलाते हैं उसके ऊपर फंगस लगी होती है जिसको वो बेख्याली में, नादानिस्ती में नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये अगर जानवरों की खुराक में चली जाए तो क्या होता है कि उससे उनका जिगर तबाह कर देती है, ये कार्सिनोजेनिक होती है, ये उनके गुर्दों पर असरात मुरतब करती है। इससे जानवरों का जो बच्चा बनने का अमल अभी शुरू होता है, उन जानवरों में जो बच्चा बनने का अमल अभी शुरू होता है ये उसको बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। ये उनकी बच्चादानी को तबाह कर देती है, ये उनका हमल ज़ाया करवा देती है, ये उनके गुर्दे तबाह कर देती है, ये उनके नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और इसकी वजह से उनके दूध की और गोश्त की पैदावार कम हो जाती है। ये जो फंगस होती है ये जब एक बार खुराक में शामिल हो जाती है तो ये उसकी ग़िज़ाई अहमियत कम कर देती है क्योंकि ये उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन खा लेती है, जिसकी वजह से जानवरों का वज़न भी कम रह जाता है, वो सोखेपन का शिकार हो जाते हैं, उनका कद कम हो जाता है, उनके गोश्त की पैदावार कम हो जाती है और दूध में ये एफ्लाटॉक्सिन की सूरत में आ जाते हैं। जो इसकी सेफ लिमिट है वो है 10 लाख लीटर में 1 ग्राम।
यानी 10 लाख लीटर को आप 1000 ग्राम से ज़रब देंगे, यानी ये कितने मिलियंस ऑफ ग्राम होंगे, जिसमें 1 ग्राम तक की सेफ लिमिट है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो डेयरी सेक्टर है, वहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट किया जाता है तो वो लोग ये बताते हैं कि 95% दूध जो उनके पास आता है उसमें इसकी लिमिट सेफ लिमिट से कहीं ज़्यादा होती है, और यही वजह है कि वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ 5% दूध ऐसा है जो इस एफ्लाटॉक्सिन के असरात के बगैर आता है। अब ये जो दूध होता है ये हमारी सेहत पर क्या असर डालता है। इंसान जब ये दूध ऐसा पीते हैं तो उससे उनका जिगर डैमेज हो जाता है। फिर जो हामला ख़वातीन हैं और उनके पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। बल्कि ये जो प्री मैच्योर बर्थ होती है बच्चों की, वो भी इसकी वजह से भी होती है। फिर जो छोटे बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये दूध अगर हम उबाल लें तो उससे ये एफ्लाटॉक्सिन ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। उसमें से 75% एफ्लाटॉक्सिन ऐसे हैं जो दूध के उबलने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होते हैं। सिर्फ 25% ऐसे हैं जो उबालने से जिनके नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 75% एफ्लाटॉक्सिन ऐसे हैं जो उबालने से भी अपना नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ख़त्म नहीं करते। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, जो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं। अब आ जाते हैं इसके हल की तरफ। तो इसका पहला हल तो यही है कि अगर आपके घर में ये सूखी रोटियां बच रही हैं तो खुदारा उनको या तो बेचिए ना, उनको साथ ही छोटे छोटे टुकड़े करें और परिंदों को डाल दें। यकीन करें इससे आप दुआएं भी लेंगे, आपके रिज्क में भी बहुत इजाफा होगा और आप बहुत सी बीमारियों से भी बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस छान बुरा और सूखी रोटियां ख़रीदने वाले को ये सूखी रोटियां बेचनी ही हैं तो बराए मेहरबानी इनको फंगस से बचा लीजिए। इनको ऐसी जगह पे रखिए जहां पर ये नमी से महफूज रहें, जहां इन पर फंगस ना नमूदार हो। फिर हमारे किसान भाई जो अपना वंडा लेके आते हैं इन जानवरों के लिए और जो खल बनौला लेकर आते हैं, उनको ऐसे कमरों में रखें जहां नमी ना हो, जो हवादार हो, जो रोशन हो, जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो, वहां इसको बार बार देखते भी रहें। अगर आपको इस पर ज़रा सी भी फंगस नमूदार होती नज़र आए तो उसको ज़ाया कर दीजिए। और अगर आपने ज़ाया ना किया, इसके स्पोर्स थोड़े से उड़ के दूसरी खुराक में शामिल हो गए तो ये वहाँ पे भी तेज़ी से अपनी जगह बना जाएंगे। और अल्टीमेटली आप लोग, वो किसान भाई भी जब दूध पिएंगे तो आप भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे, जिनको आप दूध बेचेंगे वो भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे, प्लस आपके जानवर जिनका हमल नहीं ठहरता, जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह आपकी ये थोड़ी सी गफलत है। तो बराए मेहरबानी इतनी छोटी सी एहतियात कर लीजिए, ख़ुद भी महफूज रहिए और दूसरों को भी महफूज रखिए। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।